Hello, my dear learners. Myself Abhay and I welcome you all at your own YouTube channel. आज ही हमारा पहला लेक्चर होने वाला है इनकम टैक्स सीरीज़ का और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट आता है, क्या ये क्लासेस हमारे लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं। सर, मैं तो बीकॉम कर रहा हूँ, एमकॉम कर रहा हूँ, सीए, सीएस, यूसीजी नेट या कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूँ। अगर आपके सिलेबस में इनकम टैक्स सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होगा और हमारी ये क्लासेस एज़ पर द फाइनेंस एक्ट 2023 के हिसाब से होंगी, यानी ये फुल्ली अमेंडेड क्लासेस होंगी और इसमें हम ईच और एवरी टॉपिक को इन डेप्थ कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स। अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ टैक्स। अगर सिंपल भाषा में हम कहें टैक्स क्या होता है, तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जिससे वो हमें पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, ये हम या तो आप कह सकते हैं अपनी इनकम का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, या जब भी हम मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर जो एडिशनल चार्ज पे करते हैं उसके ज़रिए गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्म टैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सो, मतलब जो टैक्स है वो लैटिन वर्ड टैक्सो से आया हुआ है। और उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अब हम टैक्स की। अ टैक्स इज़ अ मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन ऑन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी अंडर एन एक्ट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो टैक्स हम देख सकते हैं, कह रहा है कि एक मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन है जो हमें देना ही देना है, जो कि गवर्नमेंट लगाती है इंडिविजुअल के ऊपर या लीगल एंटिटी के ऊपर। ठीक है, ये जो टैक्स कह सकते हैं हम, या तो फ़ी होती है या चार्जेस होते हैं जो पे करता है टैक्स पेयर। और टैक्स पेयर कौन होता है? इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी। ठीक है गाइज, अब हम पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 246 के 7th स्केड्यूल ने 3 लिस्ट बताई हैं। ये 3 लिस्ट हमारे पास आ जाती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए, ये जो तीनों लिस्ट होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिस्ट है हमारे सामने। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में। यूनियन लिस्ट होती क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर हम वो सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो पूरे नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि नेशनल डिफेंस हो गया हमारा, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया या करेंसी हो गया। तो इनके बारे में हम यूनियन लिस्ट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट के अंदर लॉ कौन बना पाता है? पार्लियामेंट के पास पावर होती है लॉ बनाने की, जो मैटर स्पेसिफाइड किए जाते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। यूनियन लिस्ट के अंदर कौन से मैटर स्पेसिफाइड किए जाते हैं, ये हमने जैसे अभी पढ़े थे, जैसे नेशनल डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए। ये मैटर्स के ऊपर अगर कोई लॉ बनाना होता है तो पार्लियामेंट उस चीज़ को डिसाइड करती है। ठीक है, उसके पास पावर होती है इसके ऊपर लॉ बनाने की, और कितना एक्सटेंट तक बना सकती है इसके बारे में आर्टिकल 245 हमको बताता है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है या तो पूरे या पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है गाइस, पूरे या पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। एक एग्जाम्पल के ज़रिए इस चीज़ को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट स्टेट अबाउट टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, that is income tax. It is a law which is made by parliament and it applies to whole India. तो हम इसके ज़रिए समझ पाते हैं कि देखिए, ये हमारा एक यूनियन लिस्ट की बात है, क्योंकि हम इसमें टैक्सेस ऑन इनकम की बात कर रहे हैं, जो कि अदर देन एग्रीकल्चर इनकम की, जो कि एक हमारा इनकम टैक्स है। और ये इसके ऊपर जो लॉ बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है और ये पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है। तो इसमें क्लियरली हम देख सकते हैं, मेड बाय पार्लियामेंट एंड इट अप्लाइज टू वोल ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के नाम से ही हमारे को समझ में आता है कि इसमें स्टेट की बात होगी।
ठीक है। स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन से मैटर्स आते हैं? स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास कर सकती है, मतलब स्टेट के इतनी पावर दे रखी है कि इन कुछ मैटर्स के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ पास कर पाती है, जैसे कि ट्रेड्स हो गई, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या लोकल गवर्नमेंट हो गई। कौन कौन किसको लॉ बनाने की पावर दे रखी है स्टेट लिस्ट के अंदर? स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दे रखी है मैटर्स जो स्पेसिफाइड है स्टेट लिस्ट में, उसके ऊपर लॉ बनाने के लिए। और ये कितने एक्सटेंट तक होता है? वही बात कि ये वोल या पार्ट ऑफ द स्टेट तक होगा, क्योंकि हम स्टेट लिस्ट की बात कर रहे हैं तो हमारी पर्टिकुलर स्टेट तक की ही बात करी जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका हम। एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट स्टेट्स अबाउट टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम. It is a law which is made by state legislature and it applies to whole or part of the state. मतलब एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो हम टैक्सेस देंगे, ठीक है, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करती है। और ये भी डिटरमाइन करता है कि कितना, क्या पूरी स्टेट पे लगेगा या स्टेट के कुछ पार्ट के ऊपर लगेगा। तो ये हमने पढ़ा स्टेट लिस्ट के बारे में। अगली लिस्ट हमारे पास आती है कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट क्या हुई? कॉनकरेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट होता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, मैरिज, फॉरेस्ट और ट्रेड यूनियंस। इन कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर जब भी बात होती है तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर दे रखी है कि वो इसके ऊपर लॉ बनाए। लेकिन कभी कभार दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है डिसीजंस को लेके, लॉ को लेके, तो उसमें हमको भी ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है अगर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा और स्टेट लेजिस्लेचर को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो इस केस में पार्लियामेंट को सबसे ऊपर रखा गया है और स्टेट लेजिस्लेचर को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक अभी तक हमने अपना पढ़ा कि टैक्स का मतलब क्या होता है और कौन कौन सी लिस्ट आती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला हमारे पास टॉपिक हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। देखिए, जो पब्लिक होती है वो गवर्नमेंट को पे करती है टैक्सेस, ठीक है, और ये टैक्स वो पे करती है दो तरीके से, या तो डायरेक्ट टैक्स के ज़रिए या इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए। ठीक, अब जैसे डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, एक हम ये एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं, उनके जो टोटल इनकम है वो 10 लाख रुपीज़ है और वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। तो गवर्नमेंट को जो इस 10 लाख के ऊपर अपना पार्ट पे करेंगे उसको कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मिस्टर एक्स के ऊपर डायरेक्टली लग रहा है। इसको वो किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब किसी और पर्सन के ऊपर इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास कौन से टैक्सेस होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनके हम किसी और पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो होलसेलर को माल बेचता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को माल बेचता है और वो माल बनता है उसका मान लीजिए 1000 रुपये का, ठीक, और उसके ऊपर टैक्स बनता है 200 रुपये का। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, होलसेलर से टोटल 1200 रुपये लेगा और जिसमें से 200 रुपये वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो आप देख सकते हैं इस केस में कि मैन्युफैक्चरर ने जो टैक्स का बर्डन है वो होलसेलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और होलसेलर ने उसका पे किया है और उसके बाद मैन्युफैक्चरर ने उसे गवर्नमेंट को पे करा। तो इनडायरेक्ट टैक्स की खासियत यही होती है कि इसका बर्डन आपके ऊपर नहीं होता है, बल्कि आप इसका बर्डन किसी और पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। और अब हम इन दोनों को इन डेप्थ पढ़ेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मीनिंग क्या होता है। एक बार यहाँ से थोड़ा पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स,
पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट, मतलब खुद की जेब से पैसा हमें देना है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। वही इनडायरेक्ट टैक्स, पर्सन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम कस्टमर्स और पे टू द गवर्नमेंट। क्या करता है, अनदर पर्सन से हम टैक्स कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने टैक्स किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल हमारे पास आ जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अब हम इसके कुछ और डिटेल में देख लेते हैं। अगर मीनिंग की बात करी जाए तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली पेड करते हैं। वहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर हम पेड करते गवर्नमेंट को बाय इंटरमीडियरीज के ज़रिए। लेवीड की बात करी जाए तो ये प्रॉफिट्स और इनकम के ऊपर हमारा लेवीड होता है, जबकि वो हमारे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लेवीड होता है। टैक्स पेयर्स हमारे पास इसमें आ जाते हैं, इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, एचयूएफ्स आ जाते हैं और बिजनेसेस आ जाते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में हमारे पास टैक्स पेयर एंड कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और गुड्स और सर्विसेज आ जाती हैं। टैक्स रेट की बात करी जाए तो ये हमारे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं इनकम और प्रॉफिट्स पे, जबकि उसमें टैक्स रेट की बात की करी जाए तो ये सेम होते हैं हर किसी के लिए। टैक्स बर्डन इसमें क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, जबकि वो एक रिग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब हुआ कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे टैक्सेस भी बढ़ते चले जाएंगे। मतलब जैसे जैसे हम और अमीर होंगे वैसे वैसे हम गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस पे करने लगेंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे अपने इनकम टैक्स के अंदर। वहीं हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इसमें ड्यू टू सबके लिए सेम वैल्यू ऑफ टैक्स होता है, यानी अमीर को भी उतना ही टैक्स देना है और गरीब को भी इतना ही टैक्स देना है। तो इसमें एक फ्लैट टैक्स रेट होता है जिसके ज़रिए ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है। अगला हमारे पास आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ लायबिलिटी। इसमें हम ट्रांसफ़र लायबिलिटी का नहीं कर सकते हैं, जबकि उसमें हम लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, उसमें कर सकते हैं, इसीलिए ये नॉन ट्रांसफरेबल है, वो ट्रांसफरेबल है। टैक्स कलेक्शन, इसमें टैक्स कलेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जबकि उसमें क्वाइट कन्वीनियंट है, क्योंकि उसमें सिमिलर रेट ऑफ टैक्स है जो हर किसी को पे करना है। अब टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास आ जाता है इनकम टैक्स और एक आता है सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। वही हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आ जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। एविएशन मतलब टैक्स चोरी की बात करी जाए तो इसके अंदर यानी डायरेक्ट टैक्स के अंदर पॉसिबल होती है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर पॉसिबल नहीं होती है। चलिए गाइस, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिफरेंसेस के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स की बारे में, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशंस और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये एक मेन लॉ ऑफ इनकम टैक्स होता है और ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके अंदर हमारे पास 298 सेक्शंस और 14 शेड्यूल्स आ जाएंगे। अब ये लास्ट वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, मतलब इसमें बता रखा है कि जो फाइनेंस बिल होता है, पहले फाइनेंस बिल आता है, फिर फाइनेंस बिल को जैसी ही प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, मतलब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है, तो वो फाइनेंस बिल से हमारा फाइनेंस एक्ट बन जाता है, यानी कि फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और जो अमेंडमेंट्स आती हैं इनकम टैक्स में, अमेंडमेंट्स मतलब कि मान लीजिए टैक्स रेट्स चेंजेस हो गए हैं, ठीक है, कुछ डिडक्शंस ऐड या डिलीट हुई हैं, या कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हैं, ठीक है, तो ये आती हैं अमेंडमेंट्स। और जो अमेंडमेंट्स आती हैं ये फाइनेंस एक्ट के ज़रिए ही आती हैं इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। अगला टॉपिक जो है इनकम टैक्स रूल्स 1962। देखिए, रूल्स क्या होते हैं, रूल्स एक बैकबोन कह सकते हो किसी भी एक्ट की होती है, ये एक सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं। ये रूल्स क्या होते हैं, ओवरराइड नहीं कर सकते एक्ट को। इनकम टैक्स एक्ट जो होता है वो सीबीडीटी को पावर दी गई है कि वो रूल्स बनाए, सारी फॉर्म्स बनाए और प्रोसीजर्स बनाए। सीबीडीटी क्या हुआ, सीबीडीटी हमारे पास हुआ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इन सब चीज़ों को देखता है, यानी पूरे इनकम टैक्स रूल को, यानी इनकम टैक्स एक्ट को अगर कोई देखता है या उसको गवर्न करता है वो होता है सीबीडीटी, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगला हमारे पास आ जाता है फाइनेंस एक्ट।
फाइनेंस एक्ट अभी हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंस बिल होता है कि वो गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी असेंट देते हैं, अप्रूवल देते हैं, फिर वो फाइनेंस एक्ट बनता है और फाइनेंस एक्ट के अंदर वो अमेंडमेंट्स आती हैं जो हमें इनकम टैक्स के अंदर करनी होती हैं उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, तो अब उसको पढ़ लेते हैं। द अमेंडमेंट्स प्रपोज देयरिन are then incorporated in the Income Tax Act. The Finance Act bring amendment to direct tax laws and it provide direct tax rates also. ठीक है, तो जो अमेंडमेंट्स आती हैं जो हमें इनकम टैक्स एक्ट के अंदर करनी होती हैं वो फाइनेंस एक्ट के अंदर आती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट्स के साथ साथ टैक्स रेट्स भी लाता है। Currently applicable Finance Act for the assessment year 2024 and 25 is Finance Act 2023। मतलब अभी की बात करी जाए, अभी के लिए हमारा एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट जो होगा 2023 है। और गाइज हमारे जो जितना भी इनकम टैक्स हम पढ़ेंगे वो फाइनेंस एक्ट 2023 के हिसाब से ही पढ़ेंगे। सर्कुलर और नोटिफिकेशंस फ्रॉम CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से सर्कुलर और नोटिफिकेशंस। Circulars are issued by CBDT to clarify the meaning and scope of certain provisions contained in the act। मतलब CBDT इशू करती है सर्कुलर्स, टाइम टू टाइम सर्कुलर इशू करती है जिससे कि जो क्या करता है, क्लैरिफाई करता है क्या चीज़, मीनिंग और स्कोप ऑफ सर्टेन प्रोविजंस जो एक्ट के अंदर है। एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसको समझने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं कई कभार, तो उसके लिए CBDT सर्कुलर इशू करता है जिससे कि आप उस चीज़ को आराम से समझ सकें। ठीक है, और वहीं हमारा आता है नोटिफिकेशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट और CBDT नोटिफिकेशंस को इशू करता है जिससे कि जो प्रोविज़न है उसको इफ़ेक्ट मिल सके। तो यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा सर्कुलर और नोटिफिकेशंस। सर्कुलर क्या करता है, सर्कुलर बाइंड करता है असेसिंग ऑफिसर को। कोई भी असेसी और कोर्ट को बाइंड आउट नहीं करता, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को ये बाइंड करता है। आज का गाइस हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट। देखिए, कभी कभार किसी भी लॉ को इंटरप्रिटेट करने में मतलब उसके डुअल मीनिंग निकलते हैं, अलग अलग मीनिंग निकलता है। ठीक है, या उसमें कुछ लूप होल्स होते हैं, तो उन केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी जजमेंट देता है उन मैटर्स के ऊपर और उस चीज़ को ठीक करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है जजमेंट अपने उन मैटर्स के ऊपर नहीं दे सकता जो विच आर फैक्ट ऑफ लॉ है। फैक्ट ऑफ लॉ मतलब जो लॉ कह रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ है, जो चीज़ वैसी ही होनी चाहिए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपनी जजमेंट नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपनी जजमेंट उन्हीं मैटर्स के ऊपर दे सकता है जो मतलब जिसमें लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है, मतलब जिसके डबल मीनिंग निकल रहे हैं, लूप होल्स निकल रहे हैं, जिससे कि सही से उस लॉ को इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है, तो गाइज़ आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। हमने कुछ बेसिक्स चीज़ें पढ़ी इनकम टैक्स के बारे में कि टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, और कुछ लिस्ट के बारे में पढ़ा था, 3 टाइप की लिस्ट होती है वो पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट्स पढ़ी थी, फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है हमने वो समझा। आने वाली वीडियोज़ में गाइज़ हम और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट करेंगे। डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिसको हम देखेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू गाइज़।